नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 29 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। ए फेल्ड अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन, यानी यहाँ पर दिया गया है कि गैर अपराधीकरण पर एक असफल प्रयास, यानी केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया है जन विश्वास विधेयक। तो दोस्तों, इस लेख के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जन विश्वास विधेयक 2022 क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, यह अति अपराधीकरण की समस्या का समाधान कैसे प्रस्तुत करता है और इसमें कमियां क्या हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि गैर अपराधीकरण क्या है और इसके साथ साथ इन निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास विधेयक को पेश किया। तो यह जन विश्वास विधेयक, इसका उद्देश्य है कि यह 42 विधानों में 183 अपराधों को गैर अपराधीकरण करना और भारत में जीवन यापन तथा व्यापार में आसानी को बढ़ाना है। तो दोस्तों, इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित गवर्नेंस को और बढ़ावा देना है। इसके लिए मामूली अपराधों को गैर आपराधिक और युक्त संगत बनाने तथा मौद्रिक दंडों को भी तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के माध्यम से द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आदि में संशोधन किए जा रहे हैं। हालांकि आगे हम और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि यह संशोधन एक स्वागत योग्य कदम है। इसे अति अपराधीकरण की प्रवृत्ति को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि बहुत कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है ताकि गैर अपराधीकरण के उद्देश्य के लिए किए गए प्रयासों को संस्थागत बनाया जा सके। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अति अपराधीकरण का मतलब क्या हुआ, यानी अपराध की प्रवृत्तियों का बढ़ना, यानी आपराधिक कानून का सिद्धांतहीन विकास लंबे समय से कानून के विद्वानों के लिए चिंता का कारण रहता है। इस तरह की वृद्धि इस तथ्य से स्पष्ट है कि आपराधिक कानून को अक्सर एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। गलत आचरण को दंडित करने के विरोध में आपराधीकरण का कार्य अक्सर सरकारों के लिए एक मजबूत छवि बनाने का माध्यम बन जाता है और इस घटना को विद्वानों द्वारा अति अपराधीकरण कहा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे अति अपराधीकरण का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 4.3 करोड़ लंबित मामलों में से 3.2 करोड़ मामले आपराधिक कार्रवाइयों से संबंधित हैं। तो यह कहना सामान्य बात है कि लंबित आपराधीकरण मामलों की संख्या बढ़ती संख्या का आपराधिक कानूनों की संख्या से सीधा संबंध है और इस तरह से जेल की आबादी में वृद्धि भी अति अपराधीकरण का प्रमाण है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत 2021 के आंकड़ों के अनुसार आप सोच सकते हैं कि क्षमता 4.25 लाख की है और वहां पर कैदियों की संख्या कितनी है, 5.54 लाख। तो इसमें यह देखना होगा कि इस संशोधन से इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगा। और दोस्तों, यह जो जन विश्वास विधेयक है, या तो दंडात्मक प्रावधानों को यह छोड़ देता है या अन्य अधिनियम, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन अधिनियम 1927, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जैसे कानूनों में जुर्माने के साथ बदल देता है, यानी जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यह गैर अपराधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, यह मुख्य रूप से ऐसे अपराध हैं जो प्रकृति में नियामक हैं, यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो विधेयक के प्रावधानों की जांच से यही पता चलता है कि कारावास की शर्तों को जुर्माने से बदलने पर जोर दिया जा रहा है और इसे शायद ही डिक्रिमिनलाइजेशन कहा जा सकता है या गैर अपराधीकरण
कहा जा सकता है। तो यह आवश्यक यही है कि यह विधेयक वह करता है जिसे हम अर्ध गैर अपराधीकरण के रूप में संदर्भित कर सकते हैं, और इस संदर्भ में नियामक ढांचे में आपराधिक कानूनों के उपयोग के संबंध में एक विचारक एंड्रू एशवर्थ साहब हैं। उन्होंने यह तर्क दिया था कि क्या आपराधिक कानून एक खोया हुआ कारण है, जबकि एक कर का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रकृति के में नियामक है, तो जुर्माना इसके साथ निंदा और कलंक का तत्व होता है। तो एशवर्थ यही प्रस्ताव देते हैं कि कार्यात्मक अंतर हमारे विधायी ढांचे के तहत तेजी से कमजोर हो रहा है, जो अक्सर नियामक डोमेन के लिए निंदा और कलंक के इन तत्वों को तैनात करता है। तो यानी इस विधेयक में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यह अर्ध गैर अपराधीकरण को संदर्भित कर रहा है, न कि गैर अपराधीकरण को संदर्भित कर रहा है। यानी पूरी तरह से यह अपराध को समाप्त नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट, जिसका नाम है जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस, यानी कुल 843 आर्थिक कानूनों, नियमों और विनियमों में 26,134 से अधिक कारावास धाराएं हैं जो भारत में व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने की मांग करती हैं। तो इस आलोक में बिल के तहत नियंत्रण मुक्त किए गए अपराधों की संख्या भारत के नियामक ढांचों में एकमात्र गिरावट प्रतीत होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से तीसरा है कि गैर अपराधीकरण के लिए विचार किया जाने वाले विनियामक अपराधों को न केवल व्यापार करने में आसानी के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बल्कि उन बुराइयों के दृष्टिकोण से भी जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं यह विधेयक सरकार की समझ के अनुरूप है कि गैर अपराधीकरण नियामक डोमेन तक सीमित होना चाहिए। हालांकि अब समय आ गया है कि मौजूदा दंडात्मक अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे राजद्रोह, एनडीपीएस अधिनियम, यूएपीए अधिनियमों के तहत अपराध, 3 तलाक और धर्मांतरण विरोधी कानूनों आदि जैसे कई दंडात्मक अपराधों के गैर अपराधीकरण के बारे में भी बहस चल रही है। तो सैद्धांतिक आधार पर इन अपराधों का आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस संशोधन विधेयक के पारित होने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। इससे सरलीकरण होगा, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को व्यापार और जीवन सरल होगा, अदालती हस्तक्षेप के बिना बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जा सकेगा, विनियामक बोझ कम होने से उद्यमी अपना समय उत्पादकता बढ़ाने में लगा सकते हैं। दोस्तों, उद्यमिता, नवाचार और परिसंपत्ति निर्माण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर बाजार दक्षता और कम विनियामक बोझ होने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को युक्त संगत बनाकर 4 श्रम कानूनों को अधिसूचित किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह जन विश्वास विधेयक निश्चित रूप से लोगों को कार्य करने में काफी सहूलियत देगा, इसलिए इस विधेयक की काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस विधेयक को और अच्छी तरीके से लागू करने के लिए आगे का रास्ता यही हो सकता है कि विधेयक का आशय केवल यह सुनिश्चित करना है कि जितना संभव हो उतने अपराधों के लिए कारावास को जुर्माने से बदल दिया जाए। हालांकि यह अपराधीकरण अपराधों में किस हद तक सफल होता है, यह भी संदिग्ध है। यदि इन दोषों को सुधारा जाना है तो यह उचित है कि एक अधिक व्यापक अभ्यास किया जाए और सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली की जरूरतें और आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दे। यानी इसमें कई जगहों पर देखा जाए तो जैसे अब देखिए कि 1927 का वन अधिनियम है, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम है, इन सब के लिए अलग अलग कानूनों के तहत अलग अलग दंडात्मक व्यवस्थाएं हैं। तो अब इसमें जेल की व्यवस्था ना होकर के जुर्माना लगा करके उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अब ऐसे में बहुत लोग क्या होगा, कहेंगे कि हम जुर्माना दे देंगे। जैसे सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ऐसे में लोग 200 रुपया पॉकेट में रख करके सिगरेट पीते हैं। तो कहीं ना देखा जाए तो कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं इस तरह से इसमें अपराध और ज्यादा बढ़ ना जाए। तो यहां पर इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे से जोड़ सकते हैं। इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन
पॉपुलेशन कंट्रोल। तो भारत को जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। यानी यह स्पष्ट है कि भारत को जबरन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। यानी दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे कि अभी दिसंबर की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने लोकसभा में भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया और यह कहते हुए कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास की धीमी दर का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो बिल जनसंख्या नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता का तर्क देता है। तो यानी भारत की बढ़ती जनसंख्या के इर्द गिर्द बहस और विमर्श हाल का नहीं है, यह आजादी के बाद ही इवन देखा जाए तो भारत विश्व के प्रमुख देशों में से एक है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया। यानी 1951 की शुरुआत से ही भारत अपनी जनसंख्या समस्या का समाधान करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था जिसने अधिक जनसंख्या की बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती चली गई। दोस्तों अगर देखा जाए तो 1961 से 71 में भारत की जो वृद्धि दर थी 24.80% थी और 71 से 81 के बीच में देखा जाए तो यह 24.66% हो गई और 1981 से लेकर के 91 के बीच में देखा जाए तो यह 23.87% हो गई। और दोस्तों 91 से 2001 के बीच देखा जाए 21.54 हो गई और 2001 से लेकर के 11 के बीच में देखा जाए तो यह 17.7। तो यह देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि दर लगातार घट रही है। तो ऐसे में क्या जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के आसपास की बहस भारत में बहुत कुछ राजनीतिकरण किया गया है। इस तरह एक संवेदनशील मुद्दे के इर्द गिर्द इस विमर्श की संपूर्णता को अक्सर एक तुच्छ धार्मिक मुद्दे तक सीमित कर दिया जाता है और अंततः विकास का विषय पीड़ित होता है। यानी 2022 में आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 को पेश किया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह चुनाव के पहले ही इसको मुद्दा क्यों बनाया जाता है। तो यह पॉइंट्स ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि दोस्तों हिंदी भाषी क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जनसंख्या एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन सुझाव व्यवहारिक से अधिक राजनीतिक है। दिखाई देने वाला प्रयास बहुसंख्यकवादी राजनीति की पुष्टि की ओर जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि NFHS के आंकड़े यही बताते हैं कि हालांकि मुसलमानों की प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में अधिक है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इन 1992-93 द गैप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम फर्टिलिटी रेट वाज 1.1 विच नाउ हैज रिड्यूस्ड टू 0.35। यानी कि पहले यह जो अंतराल होता था हिंदू और मुस्लिम की जो जन्म दर पे, अब पहले 1.1 होता था, अब यह घटकर 0.35 हो गया है। तो ऐसे में ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम आबादी ही बढ़ रही है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विथ अराउंड 20% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन द TFR डिक्लाइन 5.8% इन 1981 टू 2.7% इन 2011। यानी 1981 में 5.8% थी जो कि 2011 में 2.7% हो गई। इसका मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय इस धर्म के लोगों ने भी अपनाया। और यहां पर आप देख सकते हैं असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 33% है, जबकि TFR 1.9 जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन इज द मेजॉरिटी, लेकिन TFR फेल फ्रॉम 4.5 टू 1.4। यानी 81 में 4.5 था, 2011 में 1.4 हो गया है। तो ऐसे में हमको जो है किसी एक पर ही टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे पूरे देश की आवश्यकता है कि हम सब इस जनसंख्या नियंत्रण की बात करें और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ का जो
जनसंख्या पॉलिसी है हम दो हमारे दो, अब इससे भी कम होगा तो आपने उदाहरण चीन का देखा ही होगा। उसने क्या किया था, हम दो हमारे एक, तो उसने भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी को अपनाया, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, नकारात्मक रिजल्ट आने लगे। इस तरह से जनसंख्या असंतुलन स्थापित हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए यहां पर इंडियाज टीएफआर 2% इज गिवन लोअर देन द रिप्लेसमेंट लेवल, सिग्निफाइंग ए रिमार्केबल स्टेप इन द पॉपुलेशन कंट्रोल पैरामीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत का टीएफआर 2% प्रतिस्थापन स्तर से भी कम है, जो कि जनसंख्या नियंत्रण मापदंडों में एक उल्लेखनीय कदम है। तो यह स्पष्ट है कि भारत को जबरन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। इसको देखते हुए हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने भी कहा है, जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह एक लैंगिक असंतुलन पैदा कर सकता है। जबरन जनसंख्या नियंत्रण उपायों ने उन देशों में आशाजनक परिणाम नहीं दिखाए हैं जिन्होंने उन्हें लागू किया, जैसा कि चीन अब जो है 1 बच्चा 2 बच्चा अब 3 बच्चे की नीति अपना रहा है वो। तो इस तरह से एक बच्चे की नीति विनाशकारी साबित हुई, जिससे कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा हुआ। अगर हम भी इस तरह के कानून बना देंगे तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत, यानी भारत को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अपनाने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, बट द फोकस शुड बी ऑन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर होना चाहिए। कोई भी जबरन नियंत्रण विधि उम्र बढ़ाने की दर को प्रभावित करेगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि वृद्ध लोगों की आबादी में अनुमानित वृद्धि और कई देशों में युवा आबादी में गिरावट आई है। हालांकि यह चलन जापान जैसे अमीर देशों में शुरू हुआ, लेकिन यह चलन अब विकासशील देशों में भी दिखाई देने लगा है, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है इसमें जागरूकता बहुत ही आवश्यक है, न कि जबरन कानून बनाया जाए। तो इस तरह से इन प्रवृत्तियों के बीच जबरन जनसंख्या नियंत्रण लागू करने के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 12 पर दिया गया है। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर स्वास्थ्य सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप में डाल सकते हैं। व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे कि क्या है यह प्रस्ताव, इसका औचित्य क्या है, क्या सिंगल स्टिक सिगरेट पर विशेष चिंता क्यों है, सिंगल स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध कितना प्रभावी हो सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और सिगरेट को लेकर अब तक क्या क्या कानून बनाया गया है। तो दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए और तंबाकू से संबंधित सभी उत्पादों पर कर बढ़ाए, यानी बैन ऑफ सेल ऑफ लूज सिगरेट एंड इंक्रीज इन टैक्सेस ऑफ ऑल टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट were some of the recommendation by the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या कह रहा है, स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति। तो संसद के कामकाज को आसान करने के लिए दो तरीके की समितियां बनाई जाती हैं। तो पहली है स्थायी और दूसरी है तदर्थ। तो स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, और समिति कामकाज आसान करने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपती है, जैसे कि यह सिगरेट से संबंधित रिपोर्ट को सौंपा है। तो दोस्तों संसद की स्थायी समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की है और तर्क यही दिया है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है। समिति ने सिफारिश में यह भी कहा है कि देश में जो एयरपोर्ट हैं वहां स्मोकिंग जोन जो लिखा है उसे भी बंद किया जाए। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 3 साल पहले केंद्र सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री की सिफारिश पर ई सिगरेट पर बैन लगाया था, तब इसे बेचने के खिलाफ कानून भी बनाया गया था। तो यह रोक की सिफारिश क्यों? क्योंकि समिति ने यही रिपोर्ट में कहा है कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। समिति ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसके मुताबिक अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करने से कैंसर की आशंका बढ़ती है। तो दोस्तों तंबाकू उत्पाद पर कितना टैक्स वर्तमान में अगर देखा जाए तो जीएसटी लागू होने के बाद भारत में बीड़ी पर 22%,
सिगरेट पर 53% और स्मोकलेस टोबैको पर 64% टैक्स लगता है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार को तंबाकू उत्पादों पर 75% टैक्स लगाने के लिए कहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि टैक्स को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। दोस्तों, सिगरेट से हर साल 3.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल सिगरेट पीने के असर से 3.5 लाख लोगों की मौत हो रही। वहीं अमेरिका में यह संख्या 4.8 लाख के आसपास है। तो सिगरेट से मौत की प्रमुख वजह है निकोटीन की ज्यादा मात्रा होना। सरकार ने कई बार इस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक स्मोकिंग करने वाले 46% लोग अशिक्षित, जबकि 16% कॉलेज वाले स्टूडेंट थे। तो इस तरह से दोस्तों, सिगरेट से करीब 56 तरीके की बीमारियां होती हैं। तो लैंसेट जर्नल ने 2022 की शुरुआत में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा है कि सिगरेट पीने से 56 तरीके की बीमारियां, इनमें कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, नपुंसकता अहम है। तो लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दुनिया में स्मोकिंग करने वाले 40% लोग चीन में हैं। हमारे भारत में करीब 21% लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं। यानी 6.6 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, जबकि 26 करोड़ से ज्यादा लोग अन्य तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर नामक बीमारी होती है। क्या सिंगल स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध प्रभावी हो सकता है? तो तमिलनाडु पीपुल्स फोरम फॉर टोबैको कंट्रोल के एक राज्य संयोजक ने बताया कि इस बात के बावजूद कि प्रस्तावित कदम से खपत और बिक्री में कमी आएगी, सरकार को वेंडर लाइसेंसिंग पर भी विचार करना चाहिए। चूंकि उसमें यह कहा गया है कि वेंडर लाइसेंसिंग व्यवस्था के अभाव में सिंगल स्टिक पर प्रतिबंध बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। यदि आप लाखों दुकानों को तंबाकू बेचने की अनुमति देते हैं, फिर खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करते हैं, तो आप कैसे प्रतिबंध लागू करेंगे? जहां तक व्यसन से निपटने की बात है, तो सिगरेट हर जगह उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए इसके सेवन की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अत्यधिक नशे की लत वाले लोगों को छुड़ाना वास्तव में कठिन होगा। वहीं कम आदि वाले लोगों को इससे तो बचाया जा सकता है। लेकिन यह सिंगल स्टिक यानी कि जो खुली बिक्री होती है, लोग सिंगल सिगरेट खरीदते हैं, तो जो लोग, क्या होता है, छात्र लोग दिन भर में एक पीते हैं, सोचते हैं कि पैकेट रहेगी तो ज़्यादा पिएंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ती है तो वो पैकेट फिर रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में पूरे पैकेट पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक सिगरेट को लेकर अब तक क्या कानून है? तो पब्लिक प्लेस सिगरेट पीना पाबंदी है। नियम तोड़ने वाले को 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल के मालिकों को 60x30 सेंटीमीटर बोर्ड पर नो स्मोकिंग लिखकर लगाना होगा। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है। तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों को 60x45 सेंटीमीटर का बोर्ड लगाकर कैंसर के प्रति जागरूक करना होगा। नियम नहीं मानने पर इसमें 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री बैन है। उल्लंघन करने वाले पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से 18 वर्ष की कम आयु के नाबालिगों को दुकानदार सिगरेट नहीं बेच सकता है। बेचने पर जुर्माना और जेल दोनों की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, एक रोचक तथ्य है कि 1880 में पहली बार मार्केट में आया था हाथ से बनी सिगरेट। यानी अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में जेम्स बुकानन ड्यूक नामक शख्स ने 1880 में पहली बार हाथ से बनी सिगरेट को मार्केट में उतारा था। और हाथ से बनी सिगरेट की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई और 1990 में सिगरेट पीने वालों की संख्या वर्ल्ड वाइड 99 करोड़ हो गई। और इस तरह से आज सिगरेट देखा जाए तो हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है। हालांकि यह सिफारिश देखते हैं कि कितनी कारगर सिद्ध होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यह पृष्ठ संख्या 10 पर आया हुआ है। इसको सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप और रोजगार से जोड़ सकते हैं, यानी सामान्य अध्ययन के सेकंड और थर्ड पेपर दोनों से जोड़ सकते हैं। श्रमिक मजदूरी, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे नरेगा, NREGA, जो कि 2009 से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, MGNREGA हो गया। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, यह नरेगा क्या है, यह कितना सफल है, इसकी क्या समस्याएं आ रही हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नरेगा जो है, पहले जो है
जो अभी जिसे मनरेगा कहा जा रहा है, पहले इसे NREGA नरेगा कहा जाता था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में यह पारित हुआ और यह 2 फरवरी 2006 से भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से यह स्टार्ट हुआ। दोस्तों, इसमें 100 दिन के रोजगार की बात की जाती है, यह ध्यान रखेंगे। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण है, यानी 33% महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर रोजगार देने की बात की जाती है। और दोस्तों, यह जो है शुरू में पहले 200 जिलों पर यह स्टार्ट की गई थी, धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया और इस तरह से 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में यह लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को यह महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। लेकिन इस पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी इस एक्ट के तहत भुगतान के लिए राज्यों को भुगतान दी जाने वाली राशि में देरी अनैतिक है। दोस्तों, राज्यसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार के बीच में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लिए धन रोके जाने का जोरदार बहस हुई। तो इसमें यही कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मजदूरी में देरी। तो दोस्तों, गैर लाभकारी संगठन लिबटेक इंडिया की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 26 दिसंबर 2021 में किए गए काम के लिए 2744 करोड़ अभी भी श्रमिकों के बकाया हैं। तो भुगतान में देरी, जो कि नरेगा अधिनियम की धारा 3 में बताई गई बातों के विपरीत है। राज्य में योजना के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या में गिरावट आई है। महामारी वर्षों के दौरान 77 लाख से चालू वित्त वर्ष में 16 लाख पहुंच गया है। दोस्तों, वर्तमान संख्या उन 49.25 लाख परिवारों से कम है जिन्होंने पूर्व कोविड वर्ष में भी इस योजना का लाभ उठाया था। तो केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के लिए केवल पश्चिम बंगाल में धन को अवरुद्ध किया गया है और यह धन पूर्व दुरुपयोग से संबंधित है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया वैध है। राज्य ने श्रमिकों को धन के दुरुपयोग और अवरोधन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया है। तथ्य यह है कि दुरुपयोग कथित तौर पर अनुदान के केवल एक अंश को कवर करता है और यह दर्शाता है कि श्रमिकों को अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है। और दोस्तों, मनरेगा के साथ मजदूरी में देरी एक पुरानी समस्या रही है, जो सबसे गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बीमा का एक रूप होने के अलावा महामारी के वर्षों के दौरान एक वरदान था। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन हुआ था तो यह नरेगा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में राज्यों के धन के वितरण में देरी, प्रक्रियात्मक देरी और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की ओवरहालिंग के कारण हुई थी। यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पर्याप्त धनराशि अलग करती है, जबकि दुरुपयोग को कम करने पर जोर आवश्यक है, तो विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में सार्वजनिक कार्यों को शुरू करने के योजना का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह जो राज्यों और केंद्र के बीच में आपसी जो यह तनाव है, इस कारण से यह देरी हो रही है। तो इसको दोनों को आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने और भी आरोप लगाया है, जहां पर जैसे विपक्षी पार्टी समर्थित जहां सरकारें हैं वहां पर मनरेगा में वित्त की कमी देखी जा रही है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो यह आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों, यह मनरेगा है क्या? तो मैंने बताया है कि 2005 में यह शुरू किया गया था। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। प्रतिदिन सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए जो तैयार हों उन्हें यह रोजगार मुहैया कराती है। दोस्तों, लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जाएगा। और दोस्तों, यह मांग प्रेरित योजना है, यानी मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के लिए 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो यह मांग प्रेरित श्रमिकों के स्वचयन को सक्षम बनाती है। दोस्तों, यह विकेंद्रीकृत योजना है। इस कार्यों के योजना निर्माण और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है और अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार
ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों का कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि हमने बताया, धन के वितरण में देरी और कमी, जाति आधारित भुगतान प्रणाली यानी भुगतान में देरी में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय भिन्नताएं नजर आई हैं, जिसमें दिया गया है कि 7 दिन के अवधि के अंदर अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 46%, अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 37% भुगतान सुनिश्चित होता नजर आया था और गैर SC/ST श्रमिकों के लिए मात्र 26% था। तो ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से यह समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता में कमी है, उसको प्रभावी भूमिका में कमी है। यही कारण है कि पूरी तरह से वह निर्णय नहीं ले पाता। आधार और बैंक अकाउंट लिंक करने में त्रुटि देखी जाती है। बड़ी संख्या में अधूरा कार्य, जॉब कार्ड में धांधली देखी जाती है। तो इसका उपाय यही है कि इस योजना को और हम सशक्त बनाएं और लिंग आधारित मजदूरी को समाप्त किया जाए और बिना किसी देरी के तुरंत कार्य दिया जाए, क्योंकि 15 दिन के अवधि भी पूरी हो जाती है तब भी कार्य नहीं मिलता। भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अहम बनाई जाए और यह और अधिक जवाबदेही होगी, तभी यह सफल हो पाएगी। और यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसे वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी सराहा है। और दोस्तों यह खासकर प्रवासी भारतीयों के लिए भी यह बहुत ही मददगार सिद्ध हुई थी। तो ऐसे में केंद्र सरकार को इस योजना पर ध्यान देना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नॉर्म्स टू रैंक सिटीज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गवर्नेंस लॉन्च्ड। दोस्तों यह पृष्ठ संख्या 16 पर आया हुआ है। दोस्तों इसमें जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी हाल ही में शहरों को उनके वित्तीय प्रदर्शन और सौंदर्यीकरण के आधार पर रैंक करने के लिए 2 पहल शुरू की है, जिसमें से पहली है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और दूसरा है सिटी ब्यूटी कंपटीशन। तो दोस्तों इन दोनों पहलों में जो सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 है, इसका यही उद्देश्य है कि शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, पहचान और इनाम देना है, जो 3 वित्तीय मानदंडों संसाधन जुटाने, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय शासन प्रणाली में उनकी ताकत के आधार पर है। दूसरा जो सिटी ब्यूटी कंपटीशन, जिसे शहर सौंदर्य प्रतियोगिता यानी सुंदर अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए भारत में शहरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना है। तो दोस्तों भारत ने दुनिया में कहीं भी किए गए शहरी कायाकल्प के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना यह शुरू की है और प्रतियोगिता की एक स्वस्थ भावना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को गर्व की भावना देगी। और इस तरह से मंत्रालय ने रैंकिंग सिस्टम के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या बताया मैंने, स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, पहचान और इनाम देना है। और दूसरा तंत्र क्या है, सिटी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सिटी ब्यूटी कंपटीशन यानी सुंदर अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए भारत में शहरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। और दोस्तों शहरों को 4 जनसंख्या श्रेणियों में यानी 4 मिलियन से ऊपर, 1 से 4 मिलियन के बीच और 1 लाख से 1 मिलियन के बीच और 1 लाख से कम, तो इस तरह से 4 कैटेगरी रखी जाएगी शहरों की। और सभी शहरों और स्थानीय निकायों जिनकी संख्या 4500 से अधिक है को सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और दोस्तों सिटी ब्यूटी कंपटीशन के तहत वार्डों, सार्वजनिक स्थानों को पहुंच, सुविधाओं, गतिविधियों, सौंदर्य शास्त्र और पारिस्थितिकी के आधार पर आंका जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शहर में जो सार्वजनिक स्थान है उन पर लोग को जाने में दिक्कत ना हो, आवागमन सुगमता से चले, सभी सुविधाएं उनको जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सब आधारों पर आंका जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसे उन्हें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी और इसलिए नागरिकों के जीवन की अच्छी गुणवत्ता भी मिलेगी जो शहरों में रह रहे हैं। तो इस तरह से भाग लेने वाले शहरी निकायों को वेबसाइट www.cityfinance.in के माध्यम से आवश्यक डेटा या दस्तावेज जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो रैंकिंग वार्डों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शहरी स्थानीय निकायों को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने और शहरी स्थानों को सुंदर, टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और शहर सौंदर्य प्रतियोगिता शहर स्तर पर सबसे खूबसूरत वार्ड और सबसे खूबसूरत सार्वजनिक स्थानों को भी सम्मानित किया जाएगा, जबकि चयनित वार्डों का शहर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। शहर स्तर पर शहरों में सबसे खूबसूरत सार्वजनिक स्थानों जैसे कि वाटर फ्रंट, ग्रीन स्पेस,
टूरिस्ट और हेरिटेज स्पेस और मार्केट और कमर्शियल प्लेसेस को भी सबसे पहले सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यह दोनों पहल बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया जन विश्वास विधेयक क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं? क्या यह अति अपराधीकरण की समस्या का समाधान है? समालोचनात्मक जांच कीजिए। दोस्तों इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। इसके तीनों पक्षों को आपको लिखना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? समालोचनात्मक विश्लेषण करें। दोस्तों इसके बारे में भी वर्तमान संदर्भ का जिक्र करते हुए आपको बीच में इसके बारे में पूरा आपको इसका पक्ष विपक्ष दोनों लिखना है। तो इस तरह से कहते हुए यह बताना है कि इसको राजनीतिकरण ना किया जाए, इसमें जरूरत है तो जागरूकता की। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को बड़ी सख्ती से भी करेंगे तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो चीन का भी उदाहरण दिया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, ई सिगरेट क्या है और इस पर कब बैन लगाया गया था? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत में किस दशक में सबसे अधिक हुई थी और कितनी हुई थी? इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।